अब दे दो ना अपनी बेटी को। अरे सुनते हो भाग्यवान, मिश्रा जी के लड़के ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। सच बताओ भाग्यवान, तो ऐसी खबरें सुनकर ना मेरे मन में तो डर सा बैठ गया है। ठीक कहते हैं जी आप। अब तो ये घर घर की कहानी हो गई है। जिन बेटों को माता पिता बुढ़ापे का सहारा समझते हैं, वही बेटे बूढ़े माँ बाप को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। मिश्रा जी के तो 2 बेटे थे, बड़ा सीना चौड़ा किए घूमते थे कि मेरे तो 2 बेटे हैं, 2 लाठियां हैं मेरे पास। पहले तो बड़ा बेटा विदेश में जाकर सेटल हो गया। बड़े बेटे के विदेश जाने के बाद उसने तो माता पिता की खोज खबर लेनी ही बंद कर दी। बस इस बात का फायदा उठाकर छोटे बेटे ने माता पिता को बहला फुसलाकर अपनी ओर कर लिया और मीठा मीठा बोलकर सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली। एक बार जमीन जायदाद अपने नाम क्या हुई, लड़के के तो तेवर ही बदल गए। कल किसी बात पर मिश्रा जी ने बेटे को टोक दिया तो बेटे ने मुफ्त की रोटी तोड़ने का ताना देकर दोनों माता पिता को घर से बाहर कर दिया। बताओ अब इस उम्र में कहाँ जाएंगे दोनों। मुझे तो ये सब खबरें सुन सुनकर अब ऐसा लगने लगा है, बेटों से तो बेटी हो जाए वही बढ़िया है। कम से कम बेटियां माँ बाप का सम्मान तो करती हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, आप ना बिना बात परेशान हो रहे हैं। दुनिया है, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। हर बात की टेंशन अपने घर में लेकर नहीं आते। और लड़का लड़के से कुछ नहीं होता, ये तो अपना अपना भाग्य है। औलाद अच्छी निकल जाए तो ठीक, नहीं तो माता पिता के लिए जीवन भर की शर्मिंदगी की वजह बन जाती है। और बेटों के पास माता पिता जीवन भर रहते हैं, इसलिए उनके साथ मन मुटाव भी हो जाता है। बेटियां शादी के बाद मेहमान बन जाती है, इसलिए उनके साथ संबंध अच्छे बने रहता है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन मेरा अनुभव तो यही कहता है कि बेटे से ज़्यादा बेटियां काबिल और लायक होती हैं। माता पिता को अपने जीते जी वो कभी ना तो अपमान करती है, ना कभी ऐसा कोई व्यवहार करती है कि उनके मान सम्मान में कमी आए। अरे दुनिया बेटा बेटा करके परेशान है, लेकिन देख लो हर तीसरे घर की कहानी हो गई है कि बेटे ही बुढ़ापे में लात मारकर माता पिता को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। मैंने भी सोच लिया है, मैं भी अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटी शालू के नाम करूँगा। मुझे भी अपने बेटे नीलू से कोई उम्मीद नहीं है। अरे कल को वो हमसे बुरा बर्ताव करे, उससे अच्छा है कि हम भी अपना इंतज़ाम कर लें। अरे बुढ़ापे में सठिया गया है क्या? सारी प्रॉपर्टी बेटी के नाम कर देंगे तो बेटा क्या सड़कों पर बैठकर भीख मांगेगा? अरे बुढ़ापे में हम रास्ते पर बैठकर भीख मांगे, उससे अच्छा है कि तुम्हारा हट्टा कट्टा बेटा भीख मांग ले। और भीख मांगने की क्या ज़रूरत है, हाथ पैर दिया है भगवान ने, मेहनत करे और कमाए। मानती हूँ प्रॉपर्टी आपकी है, आपने जीवन भर मेहनत से सब बनाया है। आप बिटिया को अपना वारिस बनाना चाहते हैं, शौक से बनाइए, लेकिन बेटे को बिना अपराध किए बेदखल करना भी तो सही नहीं है। उसे किस अपराध की सजा देंगे, बेटा होने की? अरे अभी जुम्मा 6 महीने पहले उसकी शादी हुई है। भगवान की कृपा से बहू रानी भी व्यवहार की अच्छी है। दोनों ने आज तक हमारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया, फिर क्यों हम उनके साथ ऐसा करें? फिर भी आपका मन नहीं मान रहा तो जायदाद का 30% हिस्सा बेटे को दे दो और 70% बेटी के नाम कर दो बस। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, इस तरह से हमारी बेटी के हाथ में ही पावर रहेगी। समय आने पर अगर कभी बेटे ने कोई बुरा व्यवहार हमारे साथ किया तो कम से कम बेटी तो होगी हमारी देखभाल करने के लिए। तो ये तय रहा। ठीक कहते हैं, बाद में बैठकर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। समय रहते ही हम अपनी प्रॉपर्टी दोनों बच्चों में अपनी इच्छा अनुसार बांट देते हैं। काफी देर तक विचार विमर्श करने के बाद दीपेश और शांति अपनी सारी जायदाद को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। पूरी जायदाद का 70% हिस्सा बेटी शालू के नाम और बाकी बची 30% प्रॉपर्टी बेटे नीलू को देते हैं। बेटा शालू, तेरे बाबूजी तुझे याद कर रहे हैं, थोड़ा समय निकाल कर कल उनसे मिलने के लिए आ जाना। ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगी। अगले दिन शालू बेटा, तुम दोनों भाई बहन की शादी हो गई, अब दोनों अपने अपने परिवार में व्यस्त हो। पता नहीं समय कल कैसा हो, इसलिए हमने अपनी पूरी प्रॉपर्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया है। मेरी वसीयत के अनुसार इस प्रॉपर्टी की 70% की मालकिन तुम होगी। क्या सचमुच? हाँ बेटा, तेरे बाबूजी को नीलू से ज़्यादा भरोसा तुझ पर है, इसलिए वो चाहते हैं कि हमारे बाद तुझे ही उनकी प्रॉपर्टी मिले। ये ले बेटा, बाद में कोई विवाद ना हो इसलिए हमने प्रॉपर्टी के कागज़ भी बनवा दिए हैं। ये कागज़ तू संभाल कर रखना। आज मुझे पता चल गया माँ
कि बाबूजी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझे ही प्यार करते हैं। मैंने तो यही देखा है कि लोग बेटी की शादी होने के बाद उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं, लेकिन मेरे बाबूजी ने तो शादी के बाद भी अपनी बेटी को नहीं भुलाया। दिनेश ने अपनी प्रॉपर्टी बेटी शालू के नाम कर तो दी थी, लेकिन जैसे शालू के अंदर अब इस बात का घमंड आ गया कि बाबूजी ने भाई के होते हुए भी प्रॉपर्टी का ज़्यादा हिस्सा उसे दिया है, इसलिए अब वो वक्त बेवक्त मायके आ धमकती और फिर भाई भाभी के जीवन में इंटरफेयर करना शुरू कर देती। भैया, अब से मैं हर महीने की 1 तारीख को आऊँगी और दुकान का सारा हिसाब देखूंगी। अरे लेकिन मेरी दुकान का हिसाब तुम क्यों देखोगी? अरे रे 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 भैया, बड़े भूले हैं आप। जिसे आप अपनी दुकान कह रहे हैं ना, वो आपकी नहीं, बाबूजी की दुकान है। आप तो बस उसे चला रहे हैं। बाबूजी ने अपनी दुकान आपको दे दी तो आप उसके मालिक नहीं बन गए। ये कैसी बात कर रही है तू? मतलब क्या है तेरे कहने का? भैया, शायद आपको जानकारी नहीं कि बाबूजी ने अपनी सारी संपत्ति का वारिस मुझे बनाया है, और चूंकि ये दुकान भी बाबूजी की ही संपत्ति है, इसलिए इसका हिसाब भी अब से आपको मुझे ही देना होगा। कितना खर्चा हुआ, कितना लेन देन है, सब आपको मुझे बताकर करना होगा। क्या बाबूजी ने तुम्हें वारिस बना दिया? अरे माना कि ये दुकान बाबूजी की है, लेकिन 10 साल से अपना खून पसीना लगाकर उसे चला तो मैं रहा हूँ ना। दुकान की तरक्की के लिए मैं न दिन को दिन समझता हूँ, न रात को रात। और तू बता, तूने आज तक किया क्या इस दुकान के लिए, जो हिसाब मैं तुझे बताऊंगा? एक बार को बाबूजी मुझसे दुकान का हिसाब मांग लेते तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन तुझे किस हैसियत से मैं अपनी दुकान का नफा नुकसान समझाऊं? ठीक है, आज शाम को घर पर बाबूजी के सामने ही अब सारी बातें होंगी। शाम के समय बाबूजी, जब मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई तो आप ही ने मुझसे कहा था कहीं पर नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, घर की दुकान है, मैं दुकान की जिम्मेदारी संभाल लूँ। आपकी बात को आ गया समझकर मैंने दुकान की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अपने दुकान के काम से रिटायरमेंट ले लिया। उस दिन का दिन है और आज का दिन है बाबूजी। मैंने दुकान को ही भगवान समझा है। अब खुद देख लीजिए, आपकी छोटी सी दुकान को मैंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये सब ऐसे ही नहीं हुआ, मैंने दिन रात मेहनत की है। अब बस आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए बाबूजी कि आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि आपने अपनी सारी संपत्ति का मालिक शालू को बना दिया। अब मुझे अपनी दुकान का हिसाब किताब अपनी उस बहन को देना होगा जिसका दुकान में कोई योगदान ही नहीं है। नहीं बेटा, मैं समझता हूँ दुकान तो तू चला रहा है और वो तेरी ही है। तुझसे तेरी दुकान छीनने का मेरा कोई इरादा नहीं था। कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी? जब आपने अपनी प्रॉपर्टी का 70% का मालिक मुझे बना दिया है, तो दुकान की कमाई में से भी तो 70% की हिस्सेदारी मेरी हुई ना। और भैया, आप चाहे या ना चाहे, दुकान का हिसाब किताब तो मैं आपसे लेकर आऊँगी। अब से आप दुकान से जो भी कमाएंगे उसमें से 70% मेरा और बाकी बचा 30% आपका। और अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा ना हो तो ये देख लो, बाबूजी की वसीयत आँख खोल कर पढ़ लेना। मुझे ये रोज़ रोज़ की चिक चिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है भैया। आगे से बिना कुछ कहे अपने आप मेरा हिस्सा मुझे भिजवा दिया करना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी दुकान से ही हाथ धो बैठे। एक बार सोच लीजिए भैया, अगर आपसे आपकी दुकान छीन गई तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आपको तो दुकान के काम के अलावा कुछ और आता भी नहीं है। शालू, बड़े भैया से बात करने का ये कौन सा तरीका हुआ? और सीधी सी बात है, जब दुकान तुम्हारे भैया चला रहे हैं तो उसकी कमाई हम तुम्हें क्यों देंगे? अगर दुकान की कमाई तुम्हें दे देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? भाभी, अपने खर्चों पर थोड़ा लगाम लगाएंगी ना तो घर बहुत अच्छे से चलने लगेगा। कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा रानी महारानियों की तरह रहने की आदत है ना, तो मैं 4 दिन में आपकी आदत सुधार दूंगी। घर का खर्चा कम पैसों में कैसे चलेगा वो मैं बताती हूँ। आज से घर में घी, तेल और दूध का खर्चा आधा कर दो, अपने आप घर का खर्च तुम्हारे बजट में आ जाएगा। अरे आप 3 लोगों में 3 लीटर दूध की ज़रूरत क्या है? और हाँ, घी खाने से भी ना बीमारियाँ होती है इसलिए घी भी बंद कर दो। और सबसे बड़ी बात, जितनी चादर हो ना उतने ही पैर पसारनी चाहिए। अब जितनी भैया की कमाई है उसी में घर चलाने की आदत डाल लोगी तो आपके लिए भी तो अच्छा होगा भाभी। भाई और भाभी को जी भर के बातें सुनाने के बाद शालू अपने ससुराल लौट गई। 2 दिन बाद शालू एक बार फिर से मायके आ धमकी थी। भाभी, आज मैं एक बहुत ज़रूरी काम से यहाँ आई हूँ। ये जो आप इतने सारे गहने पहनकर जयपुर की महारानी बनी खड़ी है ना, ये गहने उतार कर मुझे दे दीजिए। ये कैसी बात कर रही हो? मैं अपने गहने तुम्हें क्यों दूंगी? क्योंकि ये जो भी गहने तुमने पहने ना, ये सब मेरी माँ के पुश्तैनी गहने हैं, इसलिए इनमें से भी 70% गहनों पर मेरा ही अधिकार है। चुपचाप से ये गहने उतार कर थमा दो मुझे। मुझे समझ में नहीं आ रहा बाबूजी, आखिर ये सब किस लिए किया आपने?
अपने बेटे बहू को बेटी के हाथों अपमानित करवा कर आखिर ऐसा क्या मिल गया आपको? ठीक है, 2/3 नहीं, निर्मला अपने सारे गहने शालू को दे देगी। निर्मला को गहनों की कोई ज़रूरत नहीं है। निर्मला, सारे गहने शालू को दे दो, हमें इन गहनों में से कुछ नहीं चाहिए। पति के कहने पर निर्मला अपने सारे गहने उतार कर शालू को थमा देती है और अपने कमरे में चली जाती है। बहू बेटे के जाने के बाद, सोनिया जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये तो सरासर बदतमीजी हुई ना। अरे हमने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था। मेरे पास तो बोलने के लिए कुछ भी नहीं है भाग्यवान। मेरे तो मुंह पर ताला जड़ गया है जैसे। क्या सही है क्या गलत है कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभी से गहने लेकर शालू अपने ससुराल लौट जाती है। कुछ दिन शांति से बीत जाते हैं। महीने की 5 तारीख को शालू अपनी भाभी निर्मला को फ़ोन करती है। भाभी, 5 तारीख हो गई, ऊपर वाले फ्लोर के किराएदारों ने किराया नहीं दिया क्या? किराया तो तुम्हारे भैया को 1 तारीख को ही दे दिया था। क्यों, क्या हुआ? अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती? एक ही बात कितनी बार कहनी पड़ेगी? लगता है आप लोग जैसे मानेंगे ही नहीं। मैं शाम को घर आती हूँ, अब भैया से ही बात करूँगी। इतना कहकर शालू गुस्से में फ़ोन पटक देती है। शाम के समय, भैया, मैं अभी कुछ दिन पहले आपको समझा कर गई थी ना कि पिताजी की प्रॉपर्टी की 70% मालकिन मैं हूँ। लगता है आप लोगों को बातें ऐसे समझ में नहीं आएगी। जब मैं आप लोगों को घर से बाहर निकाल दूंगी ना, तब आपको मेरी बात का मतलब समझ में आएगा। शालू, कैसे बात कर रही हो तुम? क्या हुआ है, कुछ बताओगी? मम्मी, 1 तारीख को ही किराएदारों ने भैया को किराया दे दिया था। 5 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक भैया ने मेरे अकाउंट में पैसे नहीं भेजे। अरे तेरे अकाउंट में किस चीज़ का पैसा भिजवाएगा ये? 20,000 किराया मिल रहा है मकान का। 20,000 का 70% कितना होता है पता है आपको? 14,000 रुपये मुझे मेरे अकाउंट में चाहिए। बचे हुए 7,000 का ये चाहे जो करे, मुझे कोई मतलब नहीं है। वाह वाह शालू दीदी वाह, आपने तो नीचता की सारी हदें ही पार कर दी। अरे कल को हमारे हाथ से रोटी का निवाला भी छीन कर ले जाओगी, आप ये कहकर कि रोटी का 70% हिस्सा आपका है और 30% हमारा। आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? भाभी, मुझसे ज़्यादा जुबान लड़ाने की गलती मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि आपके सर से ये मुफ्त की छत भी हट जाए। अगर आप लोग इतने ही लायक होते ना, तो बाबूजी अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम ना करते। अरे अपने सास ससुर का तो ख्याल नहीं रख सके, चले हैं मुझे सुनाने। भैया, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, सीधे सीधे 14,000 रुपये आप मुझे देते हैं या नहीं? अरे सब कुछ तो ले लिया तुमने। मेरी बीवी के गहने ले लिए, दुकान ले ली, अब ये किराया का 20,000 मिलता है, ये भी मैं तुम्हें दे दूं तो हम क्या यहाँ पर बैठकर फांके लगाएंगे? अरे बाबूजी, हमारा ना सही कम से कम अपना और माँ का तो सोचा होता। महीने में कम से कम 10,000 की तो आपकी और माँ की दवाइयाँ ही आ जाती है। और ये सारा पैसा अगर शालू छीन कर ले जाएगी तो मैं घर कैसे चलाऊंगा? शायद यही वजह रहती होगी कि थक कर अंत में बेटे माता पिता की जिम्मेदारी उठाने से मना कर देते हैं। असल वजह कोई जानना ही नहीं चाहता, बस सारी दुनिया एक तरफा बातें सुनाकर बेटों को गलत करार दे देती है। अरे जब सब कुछ बेटी को सौंप दोगे तो बेटा कैसे जिम्मेदारियां उठाएगा? बस बहुत हो गया बाबूजी, थक गए हम लोग इस शालू के हाथों अपमान बर्दाश्त करते करते। अगर हमें ऐसे ही 5-7 हज़ार में अपना घर चलाना है ना, तो हम कहीं भी रहकर चला लेंगे। यहाँ रहकर रोज़ रोज़ अपमानित होने का मतलब ही क्या है? और हाँ, एक बात और, आपने 70% प्रॉपर्टी शालू के नाम की थी ना? शायद बाबूजी आपको यही डर था कि कल को कहीं मैं आपकी प्रॉपर्टी हड़प कर आपको सड़क पर ना ला दूँ। अपने बेटे को परखे बिना आपने मुझ पर नालायक होने का तौमत लगा दिया। अरे बाबूजी, आपके सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की मैंने, और आपने ये सोच लिया कि मैं आपकी प्रॉपर्टी हड़प लूँगा। मैं तो उसी दिन घर छोड़कर जाना चाहता था जिस दिन आपने शालू को अपना वारिस बनाया था, लेकिन आपकी बहू नहीं चाहती थी कि हम इस उम्र में आपको अकेला छोड़कर जाए। जब मैंने कहा कि चलो अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, तो पता है आपकी बहू ने क्या कहा? कहने लगी, हम इस घर में बाबूजी की प्रॉपर्टी के लिए तो नहीं रह रहे थे, जो प्रॉपर्टी छीन गई तो हम भी घर छोड़कर चले जाए। अरे बाबूजी ने चाहे जो भी किया हो, लेकिन हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। कोई बात नहीं, शालू भी तो उनकी बेटी है। अगर उन्होंने तुम्हारी जगह उसे अपनी संपत्ति दे दी तो क्या फ़र्क पड़ता है? चाहे जो हो जाए, हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। और उसके कहने पर ही मैं घर छोड़कर नहीं गया, लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया है बाबूजी। दुनिया में ना तो सारे बेटे एक जैसे हैं, ना सारे माता पिता एक जैसे। हर व्यक्ति का अपना अलग स्वभाव होता है। किसी और ने अपने पिता के साथ गलत व्यवहार किया, इसका मतलब ये नहीं कि हर बेटा गलत हो गया। मुझ पर ना सही, अपने संस्कारों पर तो भरोसा रखना चाहिए था आपको। कोई बात नहीं बाबूजी,
आप अपनी आंखों पर बेटी के नाम की पट्टी बांधे रही है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैंने वकील से बात कर ली है। मेरे हिस्से की 30% प्रॉपर्टी भी मैंने शालू के नाम कर दी है। अब आपकी पूरी जायदाद की मालकिन आपकी इकलौती बेटी है। आप उसके साथ इस घर में खुशी खुशी रहिए। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आप लोगों के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकूं, किंतु अब मेरे बर्दाश्त की हद हो चुकी है। बाबूजी, मुझे माफ़ कर देना। मैं अपनी पति के साथ ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। बेटे तो वैसे ही नालायक होता है। उम्मीद है अब आपको आपकी लायक बेटी खुश रखेगी। हमें माफ़ कर दे बेटा, हम तो पहले ही अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। बेटी के लक्षण तो हम देख ही चुके हैं। अगर तू भी हमें छोड़कर चला गया तो बुढ़ापे में हम तो दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो जाएंगे। आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है माँ, माफ़ी तो मैं मांगता हूँ। अगर आज तक आपके मान सम्मान में मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना, पर अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। दीपेश और शांति अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे, लेकिन कहते हैं ना, अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। नीलू और निर्मला घर छोड़कर चले जाते हैं। दीपेश और शांति आंखों में आंसू लिए खड़े होकर देखते रह जाते हैं।